सिर्फ आंख बंद कर लें। आंख बंद करके सिर्फ अपने मस्तिष्क पर ध्यान दीजिए और सांस लंबी लेना, छोड़िए। अब सांस में जितने नंबर बोलूं उतने नंबर में सांस लेनी है। 1 2 3 4। सांस रोकनी है 2 3 4 5 6 7 8। सांस छोड़नी है 2 3 4 5 6 7 8। शुरू। सब कंसंट्रेट हो जाइए। साक्ष्य अधिनियम जो बीएसए है, बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो 2024 में आया है, तो 1 जुलाई 2024 को वो प्रारंभ हुआ है, जिसमें ये बताया गया है धारा 21D के अंतर्गत कि दस्तावेजी साक्ष्य क्या होती है। जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसमें दस्तावेजी साक्ष्य क्या होती है, इसको डिफाइन किया गया है। जो पहले सेक्शन 57 था उसमें दस्तावेजी साक्ष्य को 1872 का जो सेक्शन 3 था उसमें दस्तावेज को तो बताया गया था कि दस्तावेज क्या होता है, पर इसमें इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज को स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज क्या होता है। अब आप लोगों को जो चीज नोट करनी है वो थोड़ा सा ये नोट करना है कि कंप्यूटर से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का आशय। सेकंड, मोबाइल से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का आशय। पहला कंप्यूटर से, दूसरा मोबाइल से, तीसरा इंटरनेट से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का आशय। लिखा? इंटरनेट से लिख लिया। चौथा, ईमेल से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का आशय, ईमेल से। इसके अलावा सोशल मीडिया की पोस्ट, सोशल मीडिया की पोस्ट, उसके बाद डिजिटल रिकॉर्डिंग, डिजिटल रिकॉर्डिंग, डिजिटल रिकॉर्डिंग जो कैमरे आदि से रिकॉर्डिंग होती है ना, डिजिटल कैमरा आ गया, डिजिटल रिकॉर्डिंग। उसके बाद सर्वर लॉग से, सर्वर लॉग हो गया, डिजिटल रिकॉर्डिंग हो गया बेटा, सर्वर लॉग। उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर हो गया। आईटी एक्ट की परिभाषा 2(1)P, 2 ब्रैकेट में 1 और P, इलेक्ट्रॉनिक एक्ट वर्ष 2000 में जो इसकी व्याख्या की गई है, परिभाषा दी गई है, वो 2(1)P के अंतर्गत दी गई है। टू 1P, 2 ब्रैकेट में 1 ब्रैकेट में P। अब इसमें जो सेकंड पार्ट आएगा आपका वो ये आएगा, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड क्या होता है। उसके बाद आएगा हेडिंग, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य कब प्रमाणित होती है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य कब प्रमाणित होती है। इसके बाद आएगा, मैं जल्दी तो नहीं बोल रहा, हैश वैल्यू क्या होती है और इसको कैसे निकाली जाती है। हैश वैल्यू क्या होती है और इसे हैश वैल्यू। देन क्लाउड
स्टोरेज क्या होता है, क्लाउड स्टोरेज क्या होता है और इसे कैसे निकाला जाता है। हो गया, क्लाउड स्टोरेज क्लियर है। उसके बाद हेडिंग है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की प्रतियां प्राथमिक साक्ष्य क्यों मानी जाती है। जो नया बीएसए एक्ट आया है उसकी सेक्शन 21D में ये बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की प्रतियां प्राथमिक साक्ष्य क्यों मानी जाती हैं। और 15(5) इसके बाद लास्ट है इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का वैल्यू और इसका कानून में उपयोग और अपराध में कैसे पकड़ते हैं। हुआ क्लियर? पॉइंट्स लिख लिए आप लोगों ने? पॉइंट्स क्लियर? अब इसमें सेक्शन बीसीए की धारा 2023 में जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसमें कोई भी ईमेल, कोई भी पोस्ट, कोई भी सोशल मीडिया, जैसे मैंने आपको हेडिंग्स लिखाए हैं, और किसी भी जगह संग्रहित करना, जैसे क्लाउड में संग्रहित होता है, पीडीएफ में संग्रहित होता है, उस सब को एविडेंस में मान लिया गया और वो प्राथमिक एविडेंस है। पर इसके लिए आपको 63, कहीं जगह आपको 63A का सर्टिफिकेट देना है, कई जगह 63B4 का सर्टिफिकेट देना है, जो नई व्यवस्था के अंतर्गत आया है। उसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा क्योंकि ये 3-4 दिन का सब्जेक्ट है, क्योंकि बारीकी से समझ में आना चाहिए, इसलिए एक ही दिन में अपन सारा चीज पढ़ भी पाएंगे तो इतनी सब चीजों को समझना ही मुश्किल हो जाता है। जैसे कि मूल ईमेल, वीडियो रिकॉर्डिंग और सोशल मीडिया पोस्ट, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है। इसमें आप अपने जनरल नॉलेज से भी समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में ये आता है। दूसरा, आवाज, ध्वनि। तीसरा, फोटोज, ये भी दस्तावेज में शामिल होता है। उसके अलावा इसको कागज पर जब प्रिंट आउट निकालते हैं, प्रिंट आउट 2 तरीके से निकलता है, एक ऑप्टिकल और एक मैग्नेटिक। ऑप्टिकल और मैग्नेटिक में अंतर ये है कि जब हम किसी सीडी से या कैमरे से कंप्यूटर की जब रिकॉर्डिंग करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो वो चुंबकीय जो किरणें होती हैं, वो चुंबकीय किरणों के कारण वो कंप्यूटर में ट्रांसफर होता है, सीपीयू में, तो उसको मैग्नेटिक कहते हैं। तो मैग्नेटिक एविडेंस भी अपने आप में प्रमाणित है, क्योंकि वो कैमरे से उसमें ट्रांसफर हुई और उसी टाइम हैश वैल्यू आ जाती है उसी समय, और उस कंप्यूटर से जब ट्रांसफर हो गई अपने कैमरे से कंप्यूटर में, और कंप्यूटर से अपन ने उसकी सीडी बनाई और दोनों की हैश वैल्यू में अंतर आया। हैश वैल्यू क्या है? सिग्नेचर, ऐसे सिग्नेचर जो बदले नहीं जा सकते। हैश वैल्यू का मतलब होता है ऐसे सिग्नेचर जो बदले नहीं जा सकते। और वो जो हैश वैल्यू है वो यदि बदल गई तो आपका ये समझ लीजिए कि लिंक टूट गया और उस एविडेंस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो अपन को क्रॉस एग्जामिनेशन जब करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि हैश वैल्यू की तरफ ध्यान देना है कि हैश वैल्यू कितनी बार बदली है। उसमें जब भी परिवर्तन होगा उसका हैश वैल्यू बदलेगी, चाहे उसमें एक शब्द का भी परिवर्तन हो तो हैश वैल्यू उसकी बदल जाएगी। इसके अलावा जो कंप्यूटर से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य होती है उसमें एक स्प्रेडशीट नोट कर लेना। स्प्रेडशीट होती है, जिसको मैं अभी डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा
स्प्रेडशीट के बारे में भी कि जो जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखाए हैं उसको 2-3 दिन में मैं क्लियर करूंगा। उसी तरीके से मोबाइल में तो एक तो डेटा होता है ना, एक जीपीएस होता है जिससे अपन जाते जाते हैं, एप्स होते हैं, मैसेज होते हैं और कॉल रिकॉर्डिंग होती है। ये सब चीजें कंप्यूटर से जनरेट, मोबाइल से जनरेट होती हैं। तो यही चीजों के अलावा तो मेरे हिसाब से कुछ जनरेट होता नहीं जितना प्रारंभिक रूप से। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मोबाइल में से डाटा हटा दिया जाता है, डिलीट कर लेते। तो डिलीट करने के लिए ये सबसे जरूरी है कि डिलीट यदि कर दिया गया है तो जो मैं प्रोसीजर आपको पिछले अगले 2-3 दिन 4 दिन में समझाऊंगा बारीकी से, तो उसमें आपको मैं क्लियर करूंगा कि चेन ऑफ कस्टडी, जो चेन सिस्टम है कि कौन सी चीज कंप्यूटर से कहां से शुरू होगी और कहां तक उसकी चेन, एक चेन के साथ सिस्टम बंधा रहा तो वो एविडेंस में उसकी वैल्यू है, और यहाँ पर चेन सिस्टम हटा उसकी एविडेंटली वैल्यू कोई बकाया नहीं रहती। मेरा ये कहना है कि जैसे मोबाइल से डाटा निकला या कंप्यूटर से निकला या इंटरनेट से निकला, कोई भी चीज में जब कोई डाटा निकलता है या डिलीट कर दिया जाता है उसको रिकवर करते हैं। रिकवर करने के बाद उसको अंत तक जब तक कोर्ट में पेश ना कर दें विद सर्टिफिकेट 63B का सर्टिफिकेट, क्योंकि उसके बिना तो वैल्यू नहीं होगी। और सर्टिफिकेट में ये भी लिखना पड़ेगा, जो सर्टिफिकेट 2 भागों में भी हो सकता है। जिसका मोबाइल है एक तो उसका सर्टिफिकेट होगा जो 63 का होगा, जिसमें मेरा नाम, मॉडल नंबर, EMI नंबर, उसके बाद उसमें कोई मैंने चेंज नहीं किया, इसमें चेंज नहीं है। और दूसरा जो एक्सपर्ट होते हैं उससे रिलेटेड एक्सपर्ट का भी 63B का प्रमाण पत्र जाया जा सकता है, और दोनों को मिलकर ही पूरा प्रमाण पत्र बनेगा कई केसों में। यहाँ पर आपको जैसे कि अपन लोग जर्नल वे में देखते हैं कि जो कॉल डिटेल्स आती हैं वो कंपनी को मेल कर देते हैं कि हमें इस नंबर की कॉल डिटेल चाहिए। वहाँ का अधिकारी उस कॉल डिटेल को भेज देता है और हमारे यहाँ के पुलिस वाले उसमें 63B या 65B का प्रमाण पत्र लगा के पेश कर देते हैं। तो उसने तो प्रिंट आउट ही तो निकाला है, उसमें उसको कौन सी नॉलेज थी। तो उसका 63B या 65B का प्रमाण पत्र कोई वैल्यू तो रखता नहीं है। तो वहां पर आपको सीधा पूछना पड़ेगा कि आप एथोराइज तो थे नहीं निकालने के लिए। आपको तो एक कंप्यूटर से वहां से ईमेल आया और मेल आने के बाद आपने उसको प्रिंट आउट निकाल दिया। उसमें ये कोई बात छुपी नहीं है, गलत है, छुपाई नहीं गई या इसमें ब्रेक नहीं हुई, ये सब चीजें जो लिखनी चाहिए, उसके जो इंटरनल चीजें हैं, जो इसमें अंतर वस्तु है उसकी, वो सब चीजें तो लिखनी पड़ेंगी ना। अब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें 2 तरीके के 63B के प्रमाण पत्र होंगे। एक वो अधिकारी जिसको एथोराइज किया कंपनी ने, डिविजनल मैनेजर होगा या जनरल मैनेजर होगा, जिसको भी एथोराइज किया हो, या सेंट्रल मैनेजर होगा, सेंट्रल जोन का मैनेजर होगा, अलग अलग तरीके के जोन्स होंगे। तो उनका सर्टिफिकेट भी महत्वपूर्ण है, और उसके बाद ये सर्टिफिकेट महत्वपूर्ण है, तब जाके वो 63B की प्रमाण पत्र से प्रथम दृष्टया वो साक्ष्य मानी जाएगी। अब इसमें जब इंटरनेट से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य निकाल दी, मैंने आपको हेडिंग लिखाया था, उसमें एक वर्ड यूज करिए, लिखिए। उस वर्ड का नाम है ब्राउजिंग हिस्ट्री। ब्राउजिंग हिस्ट्री या ऑनलाइन लेन देन। ब्राउजिंग हिस्ट्री, ब्राउजिंग हिस्ट्री या ऑनलाइन लेन देन। अभी अपन इन शब्दों से यूज टू नहीं हुए हैं। नई जनरेशन तो हो सकता है कि हो, पर पुरानी जनरेशन अभी इतनी ज्यादा अपडेट नहीं है। तो ब्राउजिंग का मतलब
जो समझ पा रहे हैं वो सबसे अच्छा है, या यदि कोई एक्सप्लेन करने की इच्छा व्यक्त करना चाहे तो बिल्कुल इच्छा व्यक्त कर सकता है। या ये मत समझना कि मैं एज ए सीनियर या एज ए मास्टर पढ़ा रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारे अभिभाषक संघ में जब आप सब लोग आए तो आप कुछ सपने लेके आए, जैसे मैंने पहले बताया था। आप आज शायद पहली बार आए, मेरे पड़ोसी होने के बाद भी। खैर कोई बात नहीं। और अजय भाई भी पहली बार आए, मेरे मित्र होने के बाद भी। और अच्छा ये लग रहा है कि पिता पुत्र दोनों आए, तो इनके लिए क्लैपिंग तो कर ही दीजिए। तो अच्छा लगता है कि आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे। तो यहाँ सर कह देना, अंकल मत कहना, ये चलेगा। अब मेरा ब्राउजनिंग को अपन आगे और डिटेल में इसको पढ़ेंगे। एक होता है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस जो फ्रॉड वाले होते हैं, उनकी यदि जानकारी आईपी एड्रेस अपने पास हो तो उनको पकड़ा जा सकता है। आईपी एड्रेस आईपी एड्रेस के बाद होता है टाइम स्टैम्प से ट्रेसेबल। टाइम स्टैम्प, टाइम स्टैम्प, टाइम स्पेंट लिख लिया। टाइम स्पेंट, दरवाजा खोल देना भैया। टाइम स्पेंट लिख दिया। इसमें होता है एक हेडर जिसने बनाया, हेडर। एक होता है सेंडर, एक हेडर जिसने बनाया, सेंडर जिसने भेजा, रिसीवर जिसने प्राप्त किया, और टाइम स्टैम्प तो मैंने आपको बता ही दिया है। जो ऑडियो और वीडियो है वो डिजिटल रूप में स्टोर करते हैं, तो वो भी एविडेंटिव दस्तावेज की परिभाषा में आती है। जैसे कि रिकॉर्डिंग दस्तावेज की परिभाषा में आ गई, स्टेटमेंट टाइप हुए, सॉफ्ट कॉपी उसमें, हार्ड कॉपी आपने निकाली, हार्ड कॉपी के साथ 63B का प्रमाण पत्र दिया। वैसे ही आपको ये दिखाना पड़ेगा कि कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल से ट्रांसफर करिए। बेसिकली तो जो लॉ ये कहता है, जो नया एविडेंस एक्ट की धारा 21D में आया है, कि आपको उस मोबाइल से जब डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो उस मोबाइल की भी जानकारी आपको देनी पड़ेगी कि इसमें कितना स्टोरेज था और कौन से ऐप से या कौन सी तारीख का आपने ट्रांसफर किया। उसके बाद वो रिसीव करेगा। जैसे मैंने इसमें बताया था, हेडर जिसने बनाया, उसके बाद सेंडर, तो कंप्यूटर में भी सेंड कर रहा है, और रिसीव कौन कर रहा है, रिसीवर। तो उस रिसीवर को भी तीनों चीजों का डाटा आपको 63B के प्रमाण पत्र में स्पष्ट लिखना पड़ेगा, तब वो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज के रूप में कोर्ट में शासन प्रशासन प्रमाणित कर पाएगा। और डिफेंस काउंसिल को उसका चेन ब्रेक करना है। जैसे मोबाइल का डाटा उसने ट्रांसफर नहीं बताया तो वो कहाँ से आया, ये थोड़ी एक्सेप्ट होगा। मोबाइल कौन सी कंपनी का था, कितने की रैम डली थी, कितना स्टोरेज था, ये सब चीजें उसमें बतानी ही पड़ेंगी, तब जाके इसमें जानकारी मिल पाएगी। अब आगे में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड क्या होता है, सेक्शन 21D में। जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो कंप्यूटर में डलता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज को कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। ये तो आपको पता ही है, जो 0100000001 से शुरू होती है। कितने नंबर की हो गई, 5 6 7 8 9 नंबर की हो गई। 01000000 तो कंप्यूटर की वो लैंग्वेज है।
उस लैंग्वेज में भी यदि कहीं ब्रेक हो जाता है तो उसका लाभ हमेशा डिफेंस काउंसिल को मिलता ही है। इसके बाद होता है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कब एक्सेप्टेबल है, कब उसको स्वीकार किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक लैंग्वेज में जब तक हैश वैल्यू नहीं लिखी होगी और वो हैश वैल्यू का मिलान उस सीडी से या पेन ड्राइव से ना हो, या उसके बारे में पुरानी जानकारी नहीं बताई गई हो कि यही हैश वैल्यू लगातार चल रही है, तब तक वो चेन सिद्ध नहीं हो सकती है। ठीक है, एनी कंफ्यूजन अभी तक? सर बेसिकली हैश वैल्यू है वो मतलब कि जैसा आपने बताया कि सिग्नेचर माने, तो वो डिवाइस का सिग्नेचर है कि इस चीज का सिग्नेचर है कि वो ट्रांसफर हुआ उस चीज का सिग्नेचर, नॉट डिवाइस का। यदि उसमें कोई फेरबदल करेंगे तो हैश वैल्यू चेंज हो जाएगी। एज इट इज ट्रांसफर करेंगे तो हैश वैल्यू चेंज कभी नहीं होगी। उसमें माइनर कॉमा भी बदल दिया तो वो हैश वैल्यू चेंज हो जाएगी, टाइमिंग आ जाएगी, कितने बजे करी है, ये सब चीजें हैश वैल्यू है। ये हैश वैल्यू एक ऐसा सर्टिफिकेट है जैसे सीलबंद लिफाफा होता है, उस सील को खोलने के बाद यदि उसके अंदर कुछ और रख दिया या निकाल लिया तो वो उस हैश वैल्यू से पता चल जाता है कि ये सीलबंद लिफाफा डाउटफुल था। जो नया एविडेंस एक्ट आया है उससे पहले 1872 का जो एविडेंस एक्ट था उसमें दस्तावेज शब्द को शामिल किया गया था, परंतु ये नहीं बताया था कि कौन सा दस्तावेज, क्योंकि 1872 का एविडेंस एक्ट था, उसमें जो भी संशोधन हुआ होगा दस्तावेज के लिए, तो उस समय इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर मोबाइल ये तो थे नहीं। तो ये जो नया एक्ट आया है इसमें इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज को स्पष्ट रूप से समझा दिया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज क्या होता है। जैसे मैंने आपको ये सारी डिटेल बताई है, इस सारी डिटेल की प्रक्रिया भी उस फॉर्म के अंदर उसकी जो एविडेंटरी वैल्यू है, उसका जो प्रोसीजर है उसके बारे में बताया है। अब मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था कि सबसे इम्पोर्टेंट इशू ये है कि व्हाट इज हाउ, अपन क्वेश्चन कैसे पूछें, वे ऑफ क्वेश्चन क्या होना चाहिए। हमेशा हमने प्रश्न कुछ भी पूछ लिया और इस तरीके से पूछ लिया, यदि पूछने का तरीका ऐसा था कि यदि उसका उत्तर ना आएगा तो हमारे खिलाफ हो, और हमारे पूछने का उत्तर ऐसा था कि हाँ आया उसके हमारे खिलाफ हो। जैसे कि मैं एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, मैंने बताया था कि 161 के बयान में कुल्हाड़ी से मारने का लिखा है, FIR में भी कुल्हाड़ी से मारने का लिखा है, और चोट में उसको लैसेटेड वुंड है और लैसेटेड वुंड हमेशा फटेगा उसे आती है। और फरियादी पक्ष ने जो आई विटनेस है, उन्होंने आई विटनेस ने ये कहा कि नहीं वो कुल्हाड़ी से चोट मारी थी और धार तरफ से आई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग को इसमें स्पष्ट किया गया है, ये प्रिजम्पशन है कि यदि कुल्हाड़ी मारी है तो धार तरफ से ही मारी होगी, ये नहीं माना जाएगा कि जब तक वो ये ना कहे कि उल्टी तरफ से मारी। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, मजीद कथन काट देते हैं, पूरा कथन काट देते हैं और उसको स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं कि उल्टी तरफ से मारी थी। तो पहले 161 के बयान से या 154 की FIR से सेकंड 161 का जो पूरा कथन है, पूरा कथन की कोई परिभाषा एविडेंस एक्ट में तो दी नहीं गई, ना CRPC में दी गई है, तो वो भी ओमिशन है। अब अपन ने क्वेश्चन क्या पूछा, कोर्ट में आके उसने कहा फरसे से मारा था चीफ में। वे ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं उदाहरण देख के, फरसे से मारा था। अब क्रॉस में अपन को क्या पूछना चाहिए, वैसे तो अपने आप में वो ओमिशन हो गया और ये आर्गुमेंट का विषय, सिंपल सी बात, पर चूंकि अपन लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो पूछना ही है, तो उसने कुल्हाड़ी से मारा था ये लिखाया था तुमने, तो उसने कंफर्म कर दिया हाँ मैंने लिखाया था, तो वहां पे तो स्पष्टीकरण का मौका मिल गया हो तो आपके खिलाफ जाएगी।
ज्यादा से ज्यादा इतना सा पूछ सकते हैं कि आपने जो मुख्य परीक्षण का भाग दिया था वो सही दिया है, यहाँ पे भी खत्म कर सकते हैं। और यदि किसी को ज्यादा क्वेश्चन पूछने का शौक हो और उसको थोड़ा सा अंतर नहीं मालूम कि चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और फाइनल आर्गुमेंट्स में बारीक अंतर क्या है, कैसे प्रमाणित होता है, तो इतना सा पूछ लो कि फरसे की चोट मारने वाली बात आपने 161 के बयान में लिखा दी थी, वो कहता लिखा दी थी, तो बस वहीं छोड़ देना है, उसको कंफर्म नहीं कराना। उसी तरीके से यदि हैश वैल्यू की आपकी जानकारी हो और चेन सिस्टम हो, जैसे कि मैंने कहा कि मोबाइल से 90% तो मोबाइल में रिकॉर्डिंग होती है, फ्रॉड की जो चेंजेस होते हैं वो ईमेल के माध्यम से, जो फ्रॉड्स होते हैं वो ईमेल के माध्यम से भी होते हैं। ये आपके पास जैसे फोन आया, जो स्कैम फोन आते हैं, तो उसमें सबसे पहले मोबाइल का डाटा ही आपको ट्रांसफर कराना पड़ेगा और उसके संबंध में सर्टिफिकेट उस ऑनर का चाहिए ही चाहिए, या जिसके पास डाटा आया यहाँ से शुरुआत करी, उस मोबाइल पे यहाँ पे उसके पास डाटा आ गया तो ये कहेगा मुझे फलाने मोबाइल से डाटा, फोर्स्ड करने वाले, स्कैम करने वाले अपना मोबाइल तो हमें देंगे नहीं, पर उसमें आईपी एड्रेस तो आएगा। जब तक अपन ट्रांसफर करेंगे राशि तो आईपी एड्रेस तो आता ही आता है, और आईपी एड्रेस के बिना तो कोई भी फ्रॉड को पकड़ना संभव होता है। इसलिए सबसे पहले इस संबंध में आईपी एड्रेस के बारे में आप लोग भी पढ़ के आइएगा, जिससे कि आईपी एड्रेस को और ज्यादा क्लियर कर सके। ब्राउजिंग के बारे में कई बार जैसे मेरा बेटा भी मुझे समझाता है, वैसे मैं अजय के बेटे से भी कहूंगा कि अजय को ब्राउजिंग के बारे में समझा दे, और ये छोटी बेटियां हम सब सीनियरों को भी समझा देगी। अब इसकी फॉरेंसिक जांच होती है। फॉरेंसिक जांच ये होती है कि जो डिलीट डाटा उसको रिकवर करने की कोशिश की जाती है, तो उसके लिए भी उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो क्वालिफिकेशन को भी डिफाइन किया गया आईटी एक्ट में जो 2000 का है। उसमें जो आईटी एक्ट के अंतर्गत की कौन से मोबाइल की जांच कैसे होगी, कंप्यूटर की जांच कैसे होगी, तो उस दस्तावेजों की जांच होने के बाद उसकी क्वालिफिकेशन को चैलेंज करना चाहिए। जिस तरीके से फूड अल्ट्रेशन के जो केसेस रहते हैं और जो फूड अल्ट्रेशन की लैब्स हैं, उस लैब्स में उन्होंने कौन सा प्रोसीजर इस्तेमाल किया और उसकी क्वालिफिकेशन क्या थी। जैसे बीएससी बायोलॉजी होना जरूरी होता है फूड अल्ट्रेशन में, तो बीएससी बायोलॉजी किया या नहीं किया, या उसने कोई डिप्लोमा कोर्स किया तो कहाँ किया, क्योंकि डिप्लोमा कोर्स तो कोई इसमें फूड अल्ट्रेशन में, जैसे अपने यहाँ एक चतुर्सेन मीना नाम के एक व्यक्ति ने मध्य प्रदेश में लैब में, जो बहुत एडवांस लैब नहीं थी, फूड अल्ट्रेशन जर्नल में फूड अल्ट्रेशन के केस में खूब जांचें करी। माननीय हाई कोर्ट ने उसमें निर्देशित किया कि इसकी सारी जांचें गलत है। उसी तरीके से क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर का होना आवश्यक है, क्योंकि वो जितना बारीकी से समझ सकता है आईपी कंप्यूटर की लैंग्वेज, मोबाइल की लैंग्वेज, इंटरनेट की लैंग्वेजेस। यस जी, करिए ना। दो मिनट बंद कर लेना इसे। तो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज क्या होता है, ये मैं आपको उदाहरण के साथ बताना चाह रहा हूँ। आइए इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज क्या होता है, ये आप इलिस्ट्रेशन, उदाहरण को क्या बोलते हैं, इलिस्ट्रेशन, एग्जाम्पल, इलिस्ट्रेशन, ये दोनों तरीके के शब्द हैं। जैसे आईटी एक्ट की धारा 21T, 2 ब्रैकेट में 1T, इलेक्ट्रॉनिक ब्रैकेट 21T, T फॉर टी, तरुण, टी फॉर तरुण। इसमें आईटी एक्ट की धारा 2000 की धारा 21T के अंतर्गत डेटा रिकॉर्ड या डेटा जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, डेटा रिकॉर्ड या डेटा जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, जनरेट, सेंड, रिसीव या स्टोर किया जाता है। 4 तरीके से, 4 लोगों के तरीके से
डेटा रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को डेटा रिकॉर्ड बोलते हैं। ओके, क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को डेटा रिकॉर्ड बोलते हैं, और डेटा रिकॉर्ड जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, मैंने इसका हेडिंग दिया है इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को डेटा रिकॉर्ड बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जनरेट, सेंड, रिसीव या स्टोर किया जाता है, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक डेटा रिकॉर्ड के रूप में, दस्तावेज के रूप में मान्य होता है। ओके, एनी डाउट? सादगी, लक्ष्मी, भानुप्रिया, और आपका नाम क्या है मिस्टर? हैं? विनीत, मीत, अच्छा अच्छा। अब इसका मैं उदाहरण आपको बताता हूं। एक पीडीएफ फाइल बनती है, सभी को पता पीडीएफ फाइल कैसे बनती है। उसमें एक बैंक स्टेटमेंट है जो ईमेल से आया, यदि किसी से बैंक से अपन ने मंगाया या ऑनलाइन लेते हैं तो मेल से आया, वो एक वर्ड डॉक्यूमेंट कहलाता है। वर्ड डॉक्यूमेंट कहलाता है जब तक वो कंप्यूटर में रहता है। परंतु जैसे ही उसकी प्रिंट करते हैं तो वो प्रिंट डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज उसमें प्रिंट डॉक्यूमेंट माना जाता है। क्या माना जाता है? क्या? प्रिंट डॉक्यूमेंट। और प्रिंट डॉक्यूमेंट को जब आप कोर्ट में पेश करते हैं तो 65B का प्रमाण पत्र, जो 63B हो गया उसके अंतर्गत, IT एक्ट की धारा 65B के अंतर्गत सर्टिफिकेट पेश करना है। क्या पेश करना है सर्टिफिकेट में? कि ये हमें फलाने यहाँ से आया, मैं कंप्यूटर का मालिकाना हूँ, या मेरे जिसका होगा कंप्यूटर या मोबाइल, उसके जिसके नाम से बिल होगा और जिस मेल पर आया होगा, केवल वही व्यक्ति उसका 65B का प्रमाण पत्र देता। यदि वो नहीं देता तो आपकी चेन टूट गई, और चेन टूट गई तो आप उस मेल, अपने दस्तावेज को प्रमाणित नहीं माना जा सकता। ओके, ठीक है ना? तेरा, आपका नाम क्या है? भारत। वाह, आज भारत भी आए। तुम तो रोज आते हो। कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा नहीं, कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा जो टेक्निकल पॉइंट्स चल रहे हैं, जो पुलिस वाले कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा दिए जाते हैं, तो वो तो गवर्नमेंट का हो गया। चूंकि वो गवर्नमेंट का है तो उसकी नियुक्ति पत्र भी देखना चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन कंप्यूटर के संबंध में भी देखनी चाहिए कि कितनी नॉलेज है। उससे ये सब चीजें अपन पूछ सकते हैं। चल सकता है, चल नहीं सकता जब तक ये चीजें नहीं आए। उसको अपने प्रमाण पत्र में ये बताना पड़ेगा कि मेरी ड्यूटी फलाने तारीख को है। एक ही कंप्यूटर में 3 पासवर्ड तो हो नहीं सकते। उसमें ये है कि अपना मतलब जो व्यक्ति की सदाकत कब्जे में है, मतलब कि कंप्यूटर नहीं, कब्जे में जैसे कि अगर मान लीजिए कि यहाँ से हेमंत का एक सर्टिफिकेट लगता है, यहाँ से बार का कोई दस्तावेज निकलवा है, तो ये कंप्यूटर मेरे कब्जे में। नहीं, इसमें सर्टिफिकेट ये बनेगा कि मैं फलाने कंप्यूटर बार एसोसिएशन गुना के नाम से, बार एसोसिएशन गुना में मुझे इस नौकरी पे रखा है, और मेरे जिसकी मुझे पूरी जानकारी है, और ये कंप्यूटर मेरे पूरे कंट्रोल में है। इसमें इतने जीबी की रैम लगी हुई है, इतने क्या होता है, पूरी शुद्धता के बारे में, और इसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया, इसलिए इसको प्रमाणित माना जाए। तो उसमें हैश वैल्यू से सब चीजें क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि हैश वैल्यू देखनी पड़ेगी। उसमें यदि चेंज होगा तो हैश वैल्यू खत्म हो जाएगी। अब उसके बाद दूसरा आया है स्प्रेडशीट। आप जानते हैं स्प्रेडशीट के बारे में? बताइए, स्प्रेडशीट क्या होती है? सर, कोई भी फाइल या डेटा को करते हैं तो उसकी पूरी डिटेल जो शीट में आती है उसे स्प्रेडशीट बोलते हैं। वेरी गुड। ये एक सॉफ्टवेयर का टूल है जो टेबल फॉर्म में आता है। ओके, जैसे कि वो मैक्स एक्सेल गूगल में,
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या गूगल शीट में इस प्रोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। ये उनका प्रोग्रामिंग होगा स्प्रेडशीट। इसमें कॉलम भी होते हैं, रोज भी होती हैं और सेल्स भी होते हैं, तीनों चीजें रहती हैं। इसमें कैलकुलेशन होता है और कैलकुलेशन का फार्मूला है B1 से B3 या B1 से B6, वहां से वहां तक सेलेक्ट कर लो और उसका टोटल कर लो और उसको प्रिंट आउट निकाल लो। इसको थोड़ा डिटेल समझना पड़ेगा। जैसे B1 से B6 आपको तो आता होगा, स्प्रेडशीट का था। स्प्रेडशीट के बारे में नए बच्चों को तो पता है, पर जैसे मैं और अजय भाई को और अरविंद जी को नहीं पता होगा। तो स्प्रेडशीट एक टूल है बेसिकली, उस टूल के माध्यम से ही इसका प्रमाणीकरण होता है, मगर सर्टिफिकेट यही वाले लगेंगे जो आपके आगे। जैसे इसमें इलिस्ट्रेशन मैंने निकाले थे, जैसे कि किराया और खाना खर्च का प्रकार, वो कॉलम बी में 5,000 और 2,000 रुपये है। तो गूगल शीट में एक टेबल, उसमें फार्मूलाज दिए हैं, तो फार्मूलाज के बारे में तो आपको प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा। उस प्रैक्टिकली समझने के लिए अपन को यहाँ पर एक डेमो भी देना चाहिए, जैसे आने वाले समय में अपने अपने हिसाब से कि वो आज सीखने के लिए आ जाएं तो उनकी मेहरबानी होगी। बाकी आप सिखाएंगे तो अपनी तो कोई मेहरबानी नहीं है, पर वो सीखने के लिए आ जाते हैं तो उनकी मेहरबानी हो जाती है। इसी परिभाषा से अब चलना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर आउटपुट क्या होता है ये तो पता है ना, क्लियर है? सॉफ्टवेयर आउटपुट जो स्क्रीन पर दिखता है उसको सेव कर लिया और प्रिंट निकाल लिया, तो सॉफ्टवेयर आउटपुट हो गया। ये लैंग्वेज है, ये छोटी छोटी लैंग्वेज मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इससे अपन यूज टू हो जाए तो समझने में थोड़ी सी आ जाती है। जैसे अपनी सामान्य भाषा में यूज टू है, जैसे आप नए बच्चे, तेरा नाम भूल गया मेरा आज, गौतम तो है, प्रिया गौतम। अब ऑप्टिकल मैग्नेटिक सेमीकंडक्टर मेमोरी कैसे कंप्यूटर में निकली रहती है और कैसे निकाली जाती है, बताया देर को। ऑप्टिकल मैग्नेटिक सेमीकंडक्टर, वो चला गया क्या वो? नहीं नहीं, तुम बताओ, तुमसे पूछेंगे, ऐसा थोड़ी है। ऑप्टिकल मैग्नेटिक सेमीकंडक्टर मेमोरी कंप्यूटर में रहती है और उसे कैसे निकाली जाती है, बताइए। ओके, कंप्यूटर इसे पढ़ता कैसे? लेजर लाइट से, लेजर लाइट से पढ़ता है। इसको एक्स्ट्रा बता देता हूँ, ये क्वेश्चंस बताने पड़ते हैं, क्योंकि उसको जो जिससे अपन क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं उसको लेजर लाइट के बारे में हो सकता है पता ना हो, क्योंकि वो तो पुलिस का एक अधिकारी होता है या कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल लेवल के होते हैं। तो उसे लेजर लैंग्वेज का बारे में पता नहीं होगा तो अपन एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको लेजर लैंग्वेज के बारे में पता है कि जनरेट कैसे हुई, मतलब बनी कैसे? क्योंकि सीडी से तो कंप्यूटर से लेजर से ही बनता है ना। जब आप डीवीडी को रिकॉर्डिंग करते हैं या कैमरा में रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसी से बनता है ना लेजर। जिसमें वो टिक करते हैं गोली, उसमें लेजर से उसको पढ़ा जाता है पूरे क्वेश्चन को, वो वाला? नहीं नहीं, वो नहीं, वो एमसीआरटी अलग है। अब मैंने जो आपको बताया वो ऑप्टिकल मेमोरी के बारे में बताया था। ऑप्टिकल मेमोरी मतलब किरणों से, समझ गए, लेजर लाइट से। और मैग्नेटिक मेमोरी क्या होती है? मैग्नेटिक मेमोरी तो आप समझते हो, मैग्नेट का मतलब तो समझते ही हो, चुंबकीय। और आपके एक जानकारी के लिए और बता देता हूँ कि दुनिया में सबसे ज्यादा चुंबक कहाँ पैदा मिलती है? सिम में भी चुंबक लगती है, कंप्यूटर में भी चुंबक लगती है, मोबाइल में भी चुंबक लगती है। ऐसी कोई सी मशीनरी नहीं है जिसमें चुंबक नहीं लगती, और उसका सबसे बड़ा उत्पादक चाइना है। यहाँ पर पूरे वर्ल्ड की 53%
चुंबकीय धातु मिलती है, जो अलग अलग मशीनों में बिना चुंबक के कोई भी मशीनरी बनती नहीं, चाहे वो कार हो चाहे वो हवाई जहाज हो। तो चुंबकीय मैग्नेटिक के बारे में मैं एक्स्ट्रा मेरे को ध्यान आ गया इसलिए मैं बता रहा हूँ। सेमीकंडक्टर मेमोरी क्या होती है, कोई बता सकता है? सेमीकंडक्टर मेमोरी सर सेमीकंडक्टर मेमोरी बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक चिप है, चिप की अलग 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 पार्ट्स ऑफ सेमीकंडक्टर से बने हैं। Yes. जो उसमें जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है, जैसे मनी मदर Yes. तो ये सबके थ्रू ही हो रहा है, मदरबोर्ड से होता हुआ था। तो अब जो फ्लैश मेमोरी है, मतलब कि जो एक सेकंड्स वाली मेमोरी है जो सेमीकंडक्टर में ट्रांसफर के दौरान हो रही है, वो हो गई सेमीकंडक्टर। ये लगती का मदरबोर्ड मतलब मदरबोर्ड में बिल्कुल सही बात बताइए। इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक चिप्स जैसे रैम, एसएसडी या ट्रांजिस्टर डेटा स्टोर रहता है। आप नोट नहीं कर रहे, आपको याद रहेगा? बताओ ना क्या बोला मैंने। सेमी कंडक्टर मेमोरी। मैं यहाँ पे एज ए एल्डर ब्रदर आया हूँ। यहाँ पे मैंने पहले दिन ही समझा दिया था कि किसी को कोई शर्म करने की बात नहीं है, अपन को सब पूछना है। जितनी मुझे जानकारी होगी, जितनी मैं तैयारी करके आऊंगा, उतना तो मैं बता पाऊंगा, क्योंकि मैंने भी बचपन से कंप्यूटर तो सीखा नहीं था। परंतु चूंकि मैंने इसको डिटेल नोट्स बनाने की कोशिश करी है और आपको समझाने की कोशिश करी है, तो इसमें हेजिटेट नहीं होना। चाहे कोई जूनियर बच्चा, क्योंकि वो अपन से ज़्यादा स्मार्ट है कंप्यूटर के मामले में, तुम भी हमसे ज़्यादा स्मार्ट हो, परंतु कब नहीं, सामाजिक मामलों में तो हमें ज़्यादा। मेरा कहने का आशय है, किसी का मजाक नहीं उड़ाना। यहाँ पे सब फ्रेंड्स हैं। ये सब चीजें आप सुनने के साथ थोड़े छोटी छोटी रिकॉर्डिंग कर लिख लो, क्योंकि लिखने से बाद पढ़ने से थोड़ा याद रहता है। ऐसा मेरा आपको सजेशन है, ठीक है ना? सभी लिख रहे हैं और आप सुन रहे हैं। अब ब्राउजिंग हिस्ट्री का रिकॉर्ड मालूम है? ब्राउजिंग हिस्ट्री कोई भी ब्राउजर में अपन जितनी भी चीज ब्राउज करेंगे, जो भी सर्च करेंगे, हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी वो ब्राउजिंग। वो कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली आती जाएगी। तो जो फ्रॉड केसेस होते हैं उसमें इस चीज का इसको निकालना चाहिए। सब चीजें रिकॉर्ड में ऑटोमेटिकली उसके सीपीयू में आई जाएंगी। ब्राउजिंग हिस्ट्री समझ में आ गई? आपके आ गई अजय जी? अरविंद जी? अरविंद जी आपको आ गई? जी जी। आईपी एड्रेस को क्या कहते हैं? अब मैं, प्रणय नाम है ना, प्रणय, और आपका नाम क्या है? आयुष। और प्रणय से छोड़, अरे हीरो आप भी आए हैं? ओ मोस्ट वेलकम, इधर आइए आप। ये हमारे मित्र भानु चौहान के पुत्र हैं और काफी टाइम से बड़े सीरियसली आ रहे हैं। प्रणय और नाम उपेंद्र, दोनों अच्छे दोस्त हैं। तो आज ये बड़ी मुश्किल से आए हैं। हमसे मोहब्बत इनको थोड़ी कम लग रही है, पर ये अच्छी तरीके से आए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो यहाँ दोस्ताना माहौल है, तो सब लोग आए हैं। बैठिए भाई साहब, आप बताइए आईपी एड्रेस का मतलब क्या होता है? उपेंद्र नहीं मालूम। आईपी एड्रेस यूनिक नंबर होता है जो डिवाइस को इंटरनेट पर पहचानता है। जैसे कि अपना घर का एड्रेस पंजाबी मोहल्ला, वैसे ही आईपी एड्रेस होता है। जैसे ही डालोगे तो कंप्यूटर से आईपी एड्रेस पता लग जाएगा, जिससे अपन फ्रॉड वालों को पकड़ते हैं। समझ गया? क्यों मीत, समझ गया ना कि नहीं समझा? आईपी एड्रेस क्लियर हुआ क्या? टाइम स्टैम्प क्या होता है? टाइम स्टैम्प नहीं मालूम? ये भी नहीं मालूम? टाइम स्टैम्प में आती है तारीख और समय का रिकॉर्ड। जब कोई इवेंट हुआ है उसे फाइल क्रिएट होने का समय, टाइम स्टैम्प। ओके,
हुआ? टाइम स्टैम्प क्लियर हुआ क्या? सर्वर क्या होता है? आप तो बताओ, सर्वर क्या होता है, आप बताओ। सर्वर एक बीच का माध्यम होता है जिसके माध्यम से एक चीज दूसरे चीज को ट्रांसमिट सर्वर किसको कहते हैं? कहते हैं। एक शक्तिशाली कंप्यूटर जिसमें बहुत ज्यादा स्टोरेज होती हो, जिसमें डेटा स्टोर, प्रोसेस और शेयर करता है, और जो वेबसाइट को होस्ट करता है। अब तो समझ में आया सर्वर की परिभाषा? मतलब मेरा कहने का आशय ये है कि किसी को थोड़ा बहुत पता होगा, थोड़ा उसके ज्यादा पता होगा। यदि किसी को मुझसे ज्यादा पता है तो वो मुझे क्लियर कर दे। यहाँ पे अपन सिर्फ एक दूसरे से नॉलेज गेन करने आए हैं, और मैं इसमें लीड इसलिए कर रहा हूँ ताकि अपने बारे में एक अच्छा माहौल बन सके, एक अच्छे माहौल का क्रिएशन हो सके, और आप जो बच्चे आए हैं वो हमसे कभी पूछ सकें कि बार एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, स्टेट बार काउंसिल का मतलब क्या होता है। जैसे उपेंद्र आया, उपेंद्र 3-4 साल से आ रहा था, इसको तो इसने कभी आके ये हमसे पूछा ही नहीं कि बार एसोसिएशन गुना की जिम्मेदारी क्या है। कभी किसी नए एडवोकेट का वेलकम हम सामूहिक रूप से नहीं करते। अरविंद जी के जमाने में हुआ था, सेक्रेटरी साहब, नए जो बच्चे आते हैं उनका सामूहिक 2-3 महीने में जो एड्रेस जो आते हैं उन लोगों का कम से कम एक वेलकम तो अपन को करना चाहिए। अब सर्वर क्या हो गया? हो गया ये 24/7 चलता है 24/7 मतलब 7 दिन 24 घंटे। और ये जो एयरटेल क्लाउड होते हैं, जियो क्लाउड होते हैं, तो उस क्लाउड पर भी चलता है। ये उन्होंने और सॉफ्टवेयर डेवलप कर रखा है। अब बताइए मेटा डाटा क्या होता है? नहीं मालूम? ओ मास्टर, मेटा डाटा क्या होता है? 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 मेटा डाटा, मेटा डाटा, मेटा डाटा। तेरे को भानुप्रिय पता होगा, तेरे को मेटा डाटा पता होगा। नहीं पता तुझे नहीं पता, सादगी नहीं है, तेरे को तो पता होगा। तुम बताओ मेटा डाटा क्या होता है? जितना भी सोशल मीडिया वाले जितना भी डाटा देखिए मैं बताता हूँ मेटा डाटा के बारे में, एक लाइन में समझ लो। डेटा का डेटा निकालने को मेटा डाटा शब्द कहते हैं। डेटा के डेटा निकालने को मेटा डाटा कहते हैं। डेटा जो होता है उसका डेटा निकालने को, मतलब संग्रहित छोटे छोटे डाटा निकालते हैं ना, उसको मेटा डाटा बोलते हैं। ठीक है? ये क्या जानकारी देता है? इसके मूल कंटेंट्स क्या होते हैं? इसके मूल कंटेंट्स होते हैं फाइल का क्रिएटर कौन था, क्रिएट डेट एंड लोकेशन, कि ये इंदौर में राजारानी बिल्डिंग में जेपी गुप्ता साहब के ऑफिस में बनी है। हो गया? इसमें और ज्यादा, जैसे फोटो में मेटा डाटा, कैमरा मॉडल, जीपीएस लोकेशन, टाइम स्टैम्प कैसे निकाला जाता है? एग्जिट टूल से आईटी एक्ट के सबूत के रूप में। एग्जिट टूल तो अलग अलग रहते हैं निकालने के लिए, एग्जिट टूल जो रहते हैं उसके अलग अलग रहते हैं। इसके अलावा वेबसाइट हैकिंग और एक्सेस लॉग क्या होता है? इसको पढ़ने की जरूरत तो अपन को है नहीं, जरूरत है ना? वेबसाइट हैकिंग की अपनी जरूरत तो है नहीं अपन को, जिसको जरूरत पड़ेगी तो नॉलेज के लिए फिर बाद में समझ लेंगे। क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? किसको पता है? किसी ने नाम सुना है क्रिप्टोग्राफी? क्रिप्टो क्रिप्टोग्राफी के बारे में कुछ? सामान्य रूप से पढ़ी ना जा सके, सब सिंथेटिक फॉर्मेट में सब कंप्यूटर के सेंस में तो सर वही जो क्रिप्टो होता है, जैसे ब्लॉक्स बन जाती हैं, ब्लॉकचेन्स वाला सिस्टम, ब्लॉक ऑफ डेटा बन। क्रिप्टोग्राफी कोड में बदलना, मतलब वो केवल जिसने कोड डाला है उसके लिए सेफ फाइल, क्रिप्टोग्राफी।
तो हैश वैल्यू के बारे में मैंने आपको बताया, इन सब चीज़ों के बारे में आज मैंने आपको प्रारंभिक जानकारी दी है, जिससे कि आप लोग इसको थोड़ा सा आज पहले दिन समझ लें। इस पूरे चैप्टर को लेने के लिए मुझे 4-5 दिन का समय चाहिए। तो आज जो मैंने जो बताया उसको कल डिटेल में और बारीकी से बताऊंगा। प्रारंभिक रूप में सब लोगों को बता दिया है, छोटी छोटी, हो सकता है किसी को बहुत अच्छी जानकारी हो। तुम तो विशाल हो, तुमको पहचान क्यों नहीं पाया? तुम अच्छा, तुम्हें पहचान ही नहीं रहा था। जिसने आज जैसे जिन लोगों को पढ़ने को आपको सबको जानकारी है, तो जैसे आज आए वैसे कल भी आ जाए। और भानु प्रिया आप भी पढ़कर आइए। और मैडम लक्ष्मी, तो आप क्या हैं? वो तो लक्ष्मी कौन है? वो है लक्ष्मी, तो उसी ने तो कहा था तो लक्ष्मी आ गई। तेरा क्या नाम है? सोनालिका, मीत, पुष्पेंद्र, संजीव, शुभम, पवन, प्रिया, गौतम, विशाल, लक्ष्मी है, कमलेश लोधा, मेरी माँ का नाम है, तेरे को तो नहीं भूलूंगा। तेरा नाम? लखन, राजू, पूरा नाम? राजू है, नाम अच्छा है। भारत, आप? शिवम, योगेंद्र, शिवराज, हाँ। तो आज आप लोगों को ऐसा संभवतः महसूस हुआ होगा कि मैं नोट्स तैयार करके, मैं भी इतना ज़्यादा अवेयर इस लैंग्वेज से नहीं हूँ, मगर मैं आपको जब कल और परसों बताऊंगा तब इसको बेहतर तरीके से मैं इलस्ट्रेशन देके इसलिए नोटिंग्स कराऊंगा, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद अपन को बेसिक क्लियर हो जाए। कम से कम अपन ये तो जानकारी ले पाएँ कि अपन क्रॉस एग्जामिनेशन जिन लोगों से भी करते हैं, सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर को छोड़ के, यदि कोई आ गया या फॉरेंसिक लैब वाला आ गया, तो फॉरेंसिक लैब की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसने कौन सा प्रोसीजर यूज किया, क्योंकि प्रोसीजर भी अलग अलग रहती है, पकड़ने के लिए अलग अलग टूल्स होते हैं। हर आदमी जिस टूल्स को पढ़ा होता है उसी से निकालता है, उसी से जानकारी लेता है। तो आज आप लोग आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल शाम को 4 बजे फिर बैठते हैं।